दलित ये हमारे नाम के आगे से जाने वाला नहीं जब तक हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी सारी उससे बाहर नहीं निकल जाती और उसी पर हमें काम करना है। जो 1942 के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जो चीजें बताई थी, क्या हम उस तक पहुंच पाए हैं? कितना पहुंचे हैं? ऑक्सफैम रिपोर्ट उठा लो, एनसीआरबी का डेटा उठा लो, तो हमारी कम्युनिटी को आज भी क्यों दलित बोलना चाहिए? क्योंकि अभी भी वो सफर कर रही है, अभी भी वो उतनी ही वल्नरेबल है, अभी भी उसके ऊपर उतना ही अत्याचार है। हमको उस गुलामी वाले विचारों को छोड़कर, उससे निकलकर जो परिवर्तनवादी, जो समतावादी विचारधारा उसकी तरफ जाना है। तो इट्स अ जर्नी। क्यों जरूरत है अम्बेडकराइट सोशल मूवमेंट की? किसे जरूरत है? सभी को, हर किसी को। When we talk about बाबा साहब, जब जय भीम बोलते हैं, for me जय भीम stands for social justice, and social justice ये सिर्फ किसी एक समाज का मुद्दा नहीं हो सकता, ये सबका है। और जय भीम ये भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं कहती हूँ जय भीम वाली, तो मुझे किसी एक जाति से, या बाबा साहब को भी एक जाति से जब जोड़ा जाता है, एक बॉक्स में डाला जाता है, तो बड़ा बुरा लगता है। ही इज अ यूनिवर्सल पर्सन, एवरीबॉडी नोज इट, ही इज सेलिब्रेटेड वाइडली सब जगह। तो फिर ये जब जय भीम की बात आती है, तो किसी गली कूचे में, सिर्फ स्लम में, सिर्फ किसी एक जगह की बात नहीं हो जाती ना। जब बाबा साहब की आइडियोलॉजी की, बाबा साहब ने जो एजेंडा दिए हैं, जो बाबा साहब ने विचार दिया है, ये सबके डेवलपमेंट की बात है। लेकिन फिर हम इसको लेकर क्यों चलते हैं? हम पर ये ओनस क्यों है? सिर्फ हम पर ये जिम्मेदारी आकर क्यों पड़ी है? और हम इससे छुटकारा भी नहीं पा सकते। हमने ली है ये जिम्मेदारी। मैं नागपुर इंदौरा से हूँ, राहुल भाव भी इंदौरा से है, और हम बचपन से यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं। जब से खाना सीखे हैं तब से, मतलब बचपन में मम्मी पापा ये जब बोलना सीखते हैं, साथ ही जय भीम बोलना सीखते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन बस देखने से मूवमेंट समझ जाती है क्या? तो मूवमेंट में घुस कर काम भी करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं थर्ड जनरेशन अम्बेडकराइट हूँ, ऐसा मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी 1930s 40s से ही काम कर रहे थे। He was also one of the founder member of the first Young Men's Buddhist Association। और मैं तो डिफरेंस देखी थी, मेरे पेरेंट्स का इंटर कास्ट नहीं, लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिज था, क्योंकि एक साइड महार हिंदू थे, अभी भी है, एक साइड बुद्धिस्ट थे, और मुझे काफी डिफरेंस दिखता था। बिहेवियर, किस तरह से जिंदगी जीनी है, ये सब चीज को वो ऑब्जर्व करते करते मुझे ये समझना है कि मेरी साइड क्या है, मुझे क्यों ऑप्शन नहीं है कि मैं मूवमेंट को नहीं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। क्योंकि मेरी जिंदगी ही वो है, पे बैक इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्स, मतलब वो करना ही पड़ेगा, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। ये वहां पर समझ में आता है। तो मैंने, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तब से ग्राउंड पर काम करना शुरू किया। मेरी मम्मी मासी भी पुणे है, तो धम्म की मूवमेंट को बहुत करीब से देखा। कभी नागपुर में, तो कभी मुंबई में, कभी यूपी में, कभी सहारनपुर में पहुंच गए, कभी बिहार में पहुंच गए, कभी KGF में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, पांडिचेरी में, और सब जगह देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी क्या है। और दलित शब्द को लेकर जब आता है, तो एक डर लगता है कि भाई हमें जज कर, देयर इज अ स्टिग्मा अराउंड इट, राइट? कि आज जब मैं जर्नलिस्ट बनकर किसी नेटवर्क में जाती हूँ, जैसे नेशन वाइड अगर महिला पत्रकारों का नेटवर्क है, तो वहां पर आई स्टैंड आउट एज अ दलित जर्नलिस्ट। इतने सारे साहित्यकार हैं, जब कोई अवार्ड होता है तो देयर आर ऑथर्स, देयर आर बहुत सारे साहित्यकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, दलित स्कॉलर हैं, दलित मतलब आर्टिस्ट है, दलित आर्टिस्ट है। तो ये साथ में हमेशा हमारे जुड़े रहा है। तो लगता है कि यार ये, क्योंकि दलित शब्द का अर्थ है पिछड़ा, वल्नरेबल। तो मैं जब सोचती हूँ कि मुझे इससे ना एम्पावर्ड फील नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? बट क्या ये मेरी सच्चाई नहीं है? क्या वो पिछड़ेपन से मैं पूरी तरह से निकल पाई हूँ? और ये सिर्फ इंडिविजुअल बात नहीं है ना, कि मैं निकल गई, मैंने आज पढ़ाई कर ली, मास्टर्स देख लिया, कभी कहीं बड़े बड़े फोरम्स में जाकर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या हम दलित नहीं रहे? क्या हम पूरी सिचुएशन से बाहर निकले? और इट इज नॉट इंडिविजुअल, ये कलेक्टिव। क्या हमारा समाज निकल गया है? और इसीलिए मुझे लगता है ये जो डिबेट्स है कि दलित है या अम्बेडकराइट है या बुद्धिस्ट है, तो मेरे हिसाब से ये एक जर्नी है। हम सबकी शुरुआत दलितिज्म से हो रही है, पिछड़े रखा गया है ना जबरदस्ती।
लेकिन हम में से कुछ निकलते जा रहे हैं और हमें उस तरफ चलते जाना है. आणि बुद्धिझम म्हटलं तर फक्त धार्मिक आपण कन्वर्जनची गोष्ट नाही करतो, वैचारिक कन्वर्जनची गोष्ट करतो. हमको उस गुलामी वाले विचारों को छोड़कर उससे निकलकर जो परिवर्तनवादी, जो समतावादी विचारधारा उसकी तरफ जाना है. तो इट्स अ जर्नी. जैसे बाबा साहब, मैं पत्रकार हूं तो वैसे एग्जाम्पल दूंगी, तो मूक नायक से प्रबुद्ध भारत, तो ये एक जर्नी है जिसमें हमें चलना है. और इसीलिए मुझे लगता है कि दलित ये हमारे नाम के आगे से जाने वाला नहीं जब तक हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी सारी उससे बाहर नहीं निकल जाती और उसी पर हमें काम करना है. तो ये काम कैसे होगा? दलित एजेंडा एक इनिशिएटिव उसी को लेकर है कि ये हमें क्या फर्क लाना है, किस तरह से हमें करना है. तो 1942 में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनती है तो उसमें कुछ मुद्दे रखे जाते हैं कि किस किस विषय पर काम करना है. उसके बाद आज जब हम देखते हैं कि फिर से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑल इंडिया क्यों जरूरत है, तो क्या उन मुद्दों पर जो काम हुआ था वो हमने अचीव कर लिया सब? क्या सारी चीजें मिल गई है? क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन, और जैसे राहुल भाऊ कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ किसी एक को बिठाकर तुम्हारे अगेंस्ट खेलना, पूरा पूना पैंट हमारे आंखों के सामने से जाता है, कोई एक हमें दिखता है रिप्रेजेंटेटिव लेकिन वो हमारे फेवर में काम नहीं हो रहा है, तो क्या हमने कुछ अचीव कर लिया? ये चीजें हम फिर से सोचते हैं. तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो पार्टिसिपेशन, एड इस तरह का पार्टिसिपेशन कि जिससे बदल आए ग्राउंड पर. अब ग्राउंड की बात करते हैं और हमारा यूथ पैनल है, तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि अरे ये यूथ सिर्फ ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, ये वहीं पड़े रहते हैं. तो मुझे एक्चुअली ऐसा दिखता है कि ये सोशल मीडिया जब हमारे हाथ में आया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कनेक्ट होने के लिए. यहाँ पर बैठे कितने सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं मैं जिनको कई सालों से पहले सोशल मीडिया पे जानती थी, क्योंकि वहां पर हम अपने विचार लिख रहे थे, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया कभी हमारा था ही नहीं. मैंने पत्रकारिता चुनने के पीछे का ये था कि बाबा साहब ने इतने सारे डोमेन्स में काम किया है, मैं किसी एक डोमेन को लेकर ऐसा काम कर सकूं कि उनकी मूवमेंट आगे चलती रहे. रथ समतेचा मागे न्यायचा नाहीये, तो पुढे चालवायचंय. निबिड जंगले तुडवीत आणला आहे, आपल्यापर्यंत दिले आहे, तो वो कैसे करूं? तो मैंने मीडिया एज अ मीडियम चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारी बात को रख सकते हैं. मेनस्ट्रीम मीडिया में भी अपनी स्पेस बनानी है, पैरेलल मीडिया भी रखना है, चलते रहना है, हर जगह में अपने विचारों को पहुंचाना है. तो जब सोशल मीडिया पर हम सब लोग लिखते हैं, वहां पर बातें करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और उसके बाद हम अचानक से कहीं ऐसे प्रोग्राम्स में मिलते हैं तो लगता है अरे हाँ मैं तो आपको जानती हूँ, मैं आपको जानता हूँ. सो सोशल मीडिया पे हमारा जो यूथ है ना, वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा है, तो हमारा यूथ वहां पर भी मीडिया को यूज करते हुए वहां पर भी मूवमेंट का ही काम कर रहा है, मूवमेंट ही चला रहा है. और कुछ क्वेश्चंस थे कि मूवमेंट का मीनिंग क्या है या मूवमेंट का क्या अर्थ है. तो उसके मीडियम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एजेंडा एक है ना, गोल एक समतावादी, और जहां पर हमको इतने सालों से रखा गया है दबा कुचला, तो उसको क्या हमने अचीव किया है? जो 1942 के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जो चीजें बताई थी, क्या हम उस तक पहुंच पाए हैं? कितना पहुंचे हैं? ऑक्सफैम रिपोर्ट उठा लो, एनसीआरबी का डेटा उठा लो, तो हमारी कम्युनिटी को आज भी क्यों दलित बोलना चाहिए? क्योंकि अभी भी वो सफर कर रही है, अभी भी वो उतनी ही वल्नरेबल है, अभी भी उसके ऊपर उतना ही अत्याचार है. और सिर्फ हम फिजिकल अत्याचार की बात नहीं करेंगे ना. अगर चलो समझ लो मेरे साथ कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है या मुझे कोई मार नहीं रहा है, तो क्या मेरे साथ एट्रोसिटी नहीं हो रही है? लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल कितना ग्रो कर पा रही हूँ, क्या कर पा रही हूँ? जिस भी प्रोफेशन को चुना है, अगर मैं कॉर्पोरेट में हूँ, बहुत अच्छी कमाई कर रही, तो क्या मैंने अचीव कर लिया है? उसमें भी देखना पड़ेगा ना कि हमने एंट्री तो ले ली, लेकिन आगे तक कहाँ पहुंच पा रहे, कितना प्रमोशन मिल पा रहा है. तो इतने सारे चीजें हैं जो एविडेंट कराते हैं इस चीज को कि बस मेथड चेंज हुआ है, और ये सारा की सारा एक तरह का कास्टिज्म भी है, जिसको कई बार हम यूथ नोटिस नहीं कर पाते, एक्नॉलेज नहीं कर पाते. वी आर लाइक हम तो सिटी में रह रहे हैं, हम तो बड़ा नहीं, तुम्हारे पास आईफोन आ गया, तुमको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? तुम तो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, मतलब तुम्हारे लोग पढ़ रहे, मतलब तुमको क्या जरूरत है? तो अभी भी कितना बड़ा समाज पीछे है ना. तो इस जर्नी में सबको लेके चलना, तो ये देखना बहुत जरूरी है
और ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी और की लीडरशिप में हम हमारी मूवमेंट नहीं कर सकते। रोहित वेमुला मूवमेंट के टाइम पे मैं रिपोर्टिंग भी कर रही थी, रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद फिर प्रोटेस्ट में जुड़ रही थी, और इतना इमोशनल और इतना कंफ्यूजिंग वो समा था कि, और मुझे लगा था कि यार वो उस डेथ से पहले, उस इंस्टीट्यूशनल मर्डर से पहले भी मेरे पास आते थे नोटिफिकेशंस कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकती थी, इतना मतलब बहुत प्रेशर, बहुत डिप्रेशन, ये सारी चीजें। और फिर लगा कि कहीं ना कहीं इसके बाद स्टूडेंट मूवमेंट बड़ी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट मूवमेंट कन्हैया कुमार पूरा फुटेज लेगी। तो हमारा लीडर कहाँ है? मुझे लगा जिग्नेश मेवानी शायद हमारा बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। अब जब राहुल बाबू को देखते तो लगता है कि और उम्मीद है और होप है। और मुझे लगता है सुरेखा ताई ने कहा था कि जब तक, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे किसी ने कहा था कि जब तक एक भी व्यक्ति बचा है हमारे समाज का जो अपने मुद्दों को रखता है, उस पर बात करता है, तब तक मूवमेंट खत्म नहीं हो सकता। और किसी चीज को समराइज करने के लिए मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू पागल है, तू बस वही करते रहते हो, तू पागल है, तुझे बस इतना ही दिखता है। कई बार जय भी बोल, अरे मयूरा होगी इधर ही। तो ये हम इस मूवमेंट के लिए पागल क्यों है? तो इसी को, और ये मूवमेंट ऐसे आगे कैसे चलती रहेगी, यूथ और हम तक पहुंची है, आगे कैसे चलती रहेगी, इसको समराइज करने के लिए मैं अपनी पोएम के साथ एंड करना चाहूंगी। शिक्षा के बाजारों में घुसकर पढ़ लिखने की ख्वाहिशें पूंजीवाद के पैरों तले कुचली जाती है आसानी से। फिर लड़ते रहो सड़कों पर संविधान और नीला झंडा लेकर, पिछवाड़ा तुड़वाकर जेल जाना पड़ता है खाकी के लाठी डंडा लेकर। सरकारी सोहलतें लेने लंबी सी कतारों में जहां दम तोड़ देती है मासूम जाने हर रोज, मैनिफेस्टो के जलते कागजों से हाथ सेकर फिर राजनीति के बादशाह 2 मिनट न करते हैं अफसोस। फिर आता है हम जैसे, जो फेसबुक ट्विटर पर लिखते हैं ढेरों कविताएं, गलती से भी पत्रिकाओं में जो कभी छप ना पाए, जिनको लाइक होते कम और कमेंट्स में मिलता है हेट स्पीच। फिर सारे नेशनलिस्ट मिलकर मसल देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। वैसे भी इनकी आवाजों से किसे है फर्क पड़ता? जानवर और इंसान को अलग समझने में कौन सा है बड़ा तर्क लगता तो है आसान बड़ा छोटी मछली को निगल जाना, पर कांटे भी तो चुभते हैं, मुश्किल है उनसे बच पाना। मरती नहीं है कौम, आबादी अपनी बढ़ाकर जाती है, जीने और लड़ने का साहस मरने से पहले अगलों को सिखा जाती है। खत्म नहीं होता, चलता रहता है ये चक्र की तरह, न झुकने वाले सिर है ये, नहीं करते कटने की परवाह। कटे हुए इन सिरों को उठाकर जोड़ लेना है एक एक सीरा एंड्स। बदलाव लाने तक लड़ने की कसम खाई है, अब चाहे तुम कह दो सरफरा। धन्यवाद, जय हिंद।